तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान आप सभी रख रहे होंगे। तो देखिए, बात करने वाले हम कुपोषण की ओर भारत का किस प्रकार अपना जो रवैया है या भारत में किस प्रकार कुपोषण को सुधारने के लिए काम किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और क्या कोई देखिए, आप देख पा रहे होंगे आमिर खान ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं कुपोषण को दूर करने के लिए भारत से। और भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कुपोषण होता है, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम कुपोषण की ओर बढ़ते भारत के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत की कुपोषण समस्या के समाधान के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपकी यूपीएससी रिलेटेड टैक्स में आ जाएगा बच्चों से संबंधित मुद्दे, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य, गरीबी, शिक्षा, नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे। ये सारे आपके एग्जाम से जो पॉइंट होते हैं, टैग होते हैं, उनसे रिलेटेड आप देख सकते होंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये एडिटोरियल आप लोगों को द हिंदू में देखने को मिलेगा। फिक्सिंग इंडियाज मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करेंगे, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों का। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। और फ्री यूपीएससी सिलेबस और कंप्लीट जो डिटेल्स होती है और आपकी बुक्स होती हैं, उनकी अगर आपको फ्री चाहिए तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी प्रकार की आपको कॉस्ट नहीं लगने वाली है। तो बात करने वाले हैं हम इसके बारे में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा और क्या क्या आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे। तो भारत में कुपोषण की समस्या, विशेष रूप से छोटे बच्चों में व्याप्त कुपोषण, सबसे गंभीर सार्वजनिक मुद्दों में से एक है। यह बच्चों की मृत्यु में से लगभग आधे भाग के लिए जिम्मेदार होता है। बच्चों में रुग्णता का एक प्रमुख कारण है। इससे गरीबी और भेदभाव में निहित चिकित्सा, सामाजिक विकार संबद्ध होता है। इसका एक आर्थिक तरंग प्रभाव भी उत्पन्न होता है जो विकास को बाधित करता है। अगर बात करें तो कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। हालांकि उनके वित्त पोषण और कार्यान्वयन में अभी भी अंतराल मौजूद है। इस मुद्दे को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है। कुपोषण होता क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए। कुपोषण में शरीर में स्वस्थ ऊतकों और अंगों के कार्यान्वयन, जो हमारे शरीर में स्वस्थ ऊतक हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उन ऊतकों और अंगों के कार्यकरण हेतु आवश्यक विटामिन, खनिज एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जैसे आपको मालूम है कि अगर आपको हड्डी मजबूत करनी है तो कैल्शियम और आपको विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जो आपके शरीर में कोई कोई रोग हो जाते हैं विटामिन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, खनिज लवण की कमी से, उनको ही हम कुपोषण कहते हैं। यह स्थिति उन लोगों में उत्पन्न होती है जो या तो अल्प पोषित हैं या फिर अति पोषित हो जाते हैं। भारत में कुपोषण के विभिन्न आयामों में शामिल हैं कैलोरी की कमी, प्रोटीन हंगर और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। आप लोगों को भारत में कुपोषण के विभिन्न आयाम देखने को मिलेंगे। यानी किन्हीं को खाना तो मिल रहा है लेकिन उसमें कैलोरी नहीं है, किसी को खाना मिल रहा है तो उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, और किसी को खाना मिल रहा है तो उसमें पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। यानी भारत में 3 प्रकार के आयाम हैं जो कुपोषण को डिसाइड करते हैं। तो कुपोषण से निपटने के लिए वर्तमान में सरकार की क्या क्या पहलें हैं। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन, आप लोगों को जानकारी होगी कि सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन NNM नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च किया है, जिसे पोषण अभियान के रूप में भी जाना जाता है। एनीमिया मुक्त भारत, इसे वर्ष 2018 में एनीमिया में कमी की गति को सालाना 1 से 3% अंक तक कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। माध्याह्न भोजन, इसका उद्देश्य स्कूलों में बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ावा के लिए उन्हें पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए की गई थी। चौथा होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। याद रख सकते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, तो 2013 में आया था। इस अधिनियम का उद्देश्य भोजन तक पहुंच को कानूनी अधिकार बनाते हुए समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चौथा के बाद 5वें की अगर हम बात करें तो एकीकृत बाल विकास सेवा, इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पर्व, स्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करना होता है। तो कौन कौन सी योजनाएं जो भारत सरकार चला रही है, एक तो राष्ट्रीय पोषण मिशन चला रही है, दूसरी एनीमिया मुक्त भारत मिशन चला रही है, तीसरी माध्याह्न भोजन, चौथा हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 5वां हो जाएगा एकीकृत बाल विकास सेवा अधिनियम, जो कि वर्ष 1975 में शुरू की गई थी, चलाई जा रही है भारत सरकार की ओर से कुपोषण को भारत में समाप्त करने के लिए। तो भारत में कुपोषण से संबंधित समस्याएं क्या है, तो भूख की पहचान का मनमाना रवैया, किसी परिवार के गरीबी रेखा से नीचे होने की स्थिति निर्धारित करने का मानदंड माना
मनमाना है और एक राज्य से दूसरे राज्य में पर्याप्त भिन्न है। इसके अलावा गरीबी रेखा से APL और गरीबी रेखा से नीचे BPL के दोषपूर्ण वर्गीकरण के कारण खाद्य उपभोग में व्यापक गिरावट आई है। इसके अलावा खराब गुणवत्ता के अनाजों ने समस्या में योगदान किया है। यानी कि आपको मालूम है जो कोटा या फिर जो राशन की दुकान में आपको राशन दिया जाता है वो सबसे लो क्वालिटी का राशन आप लोग को दिया जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, तो भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की गंभीर समस्या कमी देखी गई है, जिसे प्रच्छन्न भूख हिडन हंगर के रूप में जाना जाता है। इसके कई कारण हैं, जिनमें गुणवत्ताहीन आहार ग्रहण, बीमारी, गर्भावस्था व स्तनपान के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों के ग्रहण की कमी शामिल है। इसके अलावा माताओं में पोषण, स्तनपान और पालन पोषण के बारे में पर्याप्त जानकारी की अभाव भी आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे माँ बाप को ये मालूम नहीं होता है कि हमें बच्चे को प्रोटीन भी देना है, कार्बोहाइड्रेट भी देना है, वसा भी देना है। बहुत सारे माँ बाप केवल अपने बच्चे को कार्बोहाइड्रेट देते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप प्रोटीन ही देते हैं, जिस कारण से उनको शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके अलावा गरीबी का दुष्चक्र, निम्न क्रय शक्ति के कारण गरीब लोग परिवार के लिए वंचित मात्रा में और वंचित गुणवत्ता का भोजन नहीं खरीद पाते हैं। इससे शारीरिक श्रम की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे निम्न आय अर्जित करते हैं। इससे फिर गरीबी, अल्प पोषण, निम्न आय क्षमता, निम्न आय अर्जन, गरीबी का एक दुष्चक्र का निर्माण हो जाता है। यानी आप बताओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है किसी भी प्रकार की प्रोटीन युक्त सामग्री खरीदने के लिए, वसा युक्त सामग्री खरीदने के लिए, तो आपके पास पोषण जो है वो होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास जो पोषण की ज़रूरत होती है जिन जिन चीज़ों की, वो आपके शरीर में है ही नहीं है, तो कैसे आप उसकी पूर्ति करा सकते हैं, वही आपको यहाँ पे ध्यान दे लेना है। संक्रमण प्रेरित कुपोषण, जैसे कि मलेरिया और खसरा जैसे संक्रमण तीव्र कुपोषण को बढ़ावा दे सकते हैं, मौजूदा पोषण की कमी को और बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सामर्थ्य की कमी से स्थिति और बदतर हो जाती है। आप लोगों को मालूम है कि सरकार अस्पतालों में दवाइयां मुहैया नहीं करवा पाती है, डॉक्टरेट अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी समस्याएं अस्पतालों में देखने को मिलती हैं, जिससे कि रोगों की बढ़ती समस्याएं हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा संक्रमण के दौरान भूख की कमी से कम कैलोरी के सेवन की स्थिति बन सकती है, जो फिर से कुपोषण की स्थिति बना देती है। यानी कि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगेगी तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन नहीं होगी, न्यूट्रिशन नहीं होने से आपका शरीर कमजोर होगा। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तो अधिकांश गरीब परिवारों में महिलाओं और छोटे बच्चों को आर्थिक रूप से सक्रिय पुरुष सदस्यों की तुलना में कम भोजन प्राप्त होता है। बड़े परिवारों में बार बार गर्भधारण से माताओं की पोषण स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बड़े परिवार को संभालने के प्रयासों में गर्भावस्था के दौरान अपने स्वयं के स्वास्थ्य और प्रसव पूर्व जांचों की अपेक्षा की जाती है। यानी जिनका बड़ा परिवार मतलब बड़े आदमी नहीं होता है, बड़ा परिवार मतलब एक परिवार में 40, 30, 20 सदस्य हैं, उस परिवार में अगर एक बहू है जो गर्भावस्था धारण किए हुए है, उस बहू को काम करना पड़ता है, जिस कारण से वो अपना स्वास्थ्य का और अपने गर्भ का और अपने जो पेट में पल रहे बच्चे की सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पाती है, उससे भी बच्चा कुपोषित हो सकता है। और माताओं में अल्प पोषण की स्थिति कम वजन की शिशुओं के जन्म का कारण बन सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं जिनको उपयुक्त मात्रा में अच्छा भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे उनके जो बच्चे होते हैं वो कम वजन वाले होते हैं या फिर कुपोषित होते हैं। तो आगे की राय क्या है हमारी कि भाई हम इस कुपोषण को कैसे खत्म कर सकते हैं भारत में। तो पोषण संबंधी जागरूकता, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कम लागत वाले खाद्य पदार्थों के महत्व एवं पोषण संबंधी गुणवत्ता के बारे में जनता को शिक्षित करना चाहिए, जिससे कि जनता समझे कि भाई पोषण और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा कहाँ कहाँ दिया गया है। मठा में कितना वसा होता है, अंडे में कितना प्रोटीन होता है, कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, चने की दाल में कितना प्रोटीन होता है या गेहूं में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सारी जानकारी उस आम जनता को होनी चाहिए। कम व्यय पर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग में शिशु आहार एवं पूरक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाना चाहिए। जैसे आपको मालूम है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपके यहाँ दूध की कमी नहीं होती होगी, या फिर आप कोई ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर मालूम पड़ा कि प्रोटीन ही मिलता है, तो वो सस्ते दामों में मिलता है, कम से कम उसकी पूर्ति तो वहाँ पर कर दी जाए। कुपोषण का आरंभ में ही पता लगा लेना, जैसे कि अगर नवजात शिशु है और मालूम पड़ता है कि कम वजन वाला है, तो पहले ये जांच कीजिए कि वो कुपोषित तो नहीं है। अगर ये मालूम पड़ जाता है तो नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं का एक अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया
विकास स्वास्थ्य चार्ट आरंभिक चरण में कुपोषण का पता लगा सकता है और इससे उस कुपोषित बच्चे को कुपोषण से मुक्त किया जा सकता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रत्येक जिले में मध्याह्न भोजन योजना का एक सामाजिक लेखा परीक्षा के अधीन लाया जाना चाहिए। यानी कि जो राज्यों में 8वीं तक के आंगनबाड़ी हुए स्कूल हैं उनमें भोजन दिया जाता है, उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, उसकी जांच होती रहनी चाहिए। और कार्यक्रम की निगरानी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भी एक सार्थक विचार है। यानी कि जो कार्यक्रम है उसको टीवी पर दिखाए जाने चाहिए, रेडियो पर सुनाए जाने चाहिए और एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए, जिससे कि लोगों के मन में ये कुपोषण से लड़ने की एक भावना जागृत हो। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार, यानी हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बहुत ही कमजोर हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में हमारे देश को कितनी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिली थी, जिसके कारण अगर हमारा स्वास्थ्य सुविधा या हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा हो जाए तो हमारे देश में कुपोषण जैसी समस्याएं होंगी ही नहीं। इसके अलावा एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जो टीकाकरण, मौखिक पुनर्जलीकरण, समय समय पर कृमिनाशक उपाय, सामान्य बीमारियों का उचित उपचार प्रदान करें, समाज में कुपोषण को रोकने में दीर्घकालिक योगदान कर सकती हैं। व्यापक पोषण स्थिति, पोषण केवल आहार तक सीमित विषय नहीं है, इसमें स्वास्थ्य, जल, स्वच्छ, लैंगिक दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड भी शामिल हैं। इसलिए यह जरूरी है कि पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए व्यापक नीतियों का विकास किया जाए। स्वस्थ भारत, जो स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान को समन्वित करने से भारत की पोषण स्थिति में समग्र रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है। कृषि पोषण गलियारा, भारत के पोषण केंद्र में सबसे अधिक अल्प पोषित और गांवों की पोषण सुरक्षा की जांच के लिए तंत्र विकसित किए जाने आवश्यक हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कड़ी में चिन्हित करते हुए वर्ष 2019 में भारतीय पोषण कृषि कोष स्थापित किया था। उपलब्ध पहुंच और सामर्थ्य, खाद्य की बेहतर आपूर्ति और उत्पादन, क्रय शक्ति को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम और बेहतर फसल उत्पादन के लिए किसानों को बेहतर कृषि मार्गदर्शन देश की पोषण सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा सरकार को किसानों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता देनी चाहिए। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक उपयुक्त निगरानी पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे तंत्रों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण आहार सस्ती कीमतों में उपलब्ध हो पाए। क्योंकि आप बताओ कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटीन का डब्बा है 5,000 रुपये का आ रहा है, तो एक आम व्यक्ति तो महीने भर में 5,000 रुपये ही कमाता है, तो वो पोषण युक्त वो प्रोटीन का डब्बा कैसे ले सकता है। तो सस्ता हो, अच्छा हो और लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो, ऐसा पोषण युक्त आहार देने की बात कही गई है। तो आपके एग्जाम के लिए ये हो जाएगा कि भारत कुपोषण के खतरे से कैसे निपट रहा है, समाज से इस समस्या का उन्मूलन किस प्रकार किया जा सकता है। 250 और 150 शब्दों में आप लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं हमारे मेल पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, या फिर आप हमें भेज सकते हैं हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 में। आप इस विचार से कितने सहमत हैं कि भारत में भुखमरी के मुख्य कारण के रूप में भोजन की उपलब्धता की कमी पर अधिक ध्यान देने से अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हट जाता है। ये 2018 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना के बारे में आप ध्यान दे लीजिएगा, इसके बारे में हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। खैर 2016 में ये क्वेश्चन भी आया था। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर में कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और पूरा वीडियो का लिंक और डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सर्च कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर, और सर्च कीजिए हमें यूट्यूब पर, ट्विटर पर, जहाँ भी आप चाहें वहाँ सर्च कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।